Hello everyone, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं आ गया हूं एक बार फिर जूरिस्प्रूडेंस के अपने मास्टर नोट्स लेकर और बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल मस्ती से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले आज हम करेंगे अपना इंडेक्स, ताकि जो नए स्टूडेंट है उनको पता लग जाए कि हम क्या कर चुके हैं। तो बच्चा पार्टी डेफिनेशंस हो चुकी है, 24 थिंकर्स हैं, इनके साथ इनकी मास्टर टेबल है ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। राइट, नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेस ऑफ लॉ को दो पार्ट में किया है, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। राइट, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कर दिया है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हो चुका है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को लगभग लगभग पूरा करने वाले हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे ड्यूगिट को। कौन से ड्यूगिट? वो सोशल इंजीनियरिंग वाले, याद है ना? आइडिया तो आपको होगा ही। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जूरिस्प्रूडेंस के नाम से। चैनल पे जाना, चैनल को एक्सेस करना, उसके बाद प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, सारी वीडियो वहीं पे मिल जाएगी। चलिए तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपको श्रीमान जी दिखाई दे रहे हैं ना, मासूम से क्यूट से, इनका नाम है डीन रोस्को पाउंड। पैदा हुए थे अक्टूबर 27, 1870 को लिंकन नेब्रास्का यूएस में, और रुखसत हुए 1 जुलाई 1964 को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। जो भी आप कहना चाहें, मुझे तो यही पढ़ने में आ रहा है। He was one of the America's most influential legal scholar and served as the dean of Harvard Law School. जी हाँ, हार्वर्ड लॉ स्कूल के डीन भी रह चुके हैं और अमेरिका के बहुत अच्छे और बहुत ही प्रभावशाली लीगल स्कॉलर्स में इनका नाम लिया जाता है। पाउंड इज रिमेंबर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। आर्किटेक्ट माने जाते हैं सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि न्याय शास्त्र की सामाजिक विचारधारा के ये आर्किटेक्चर विश्वकर्मा माने जाते हैं। A school of thought that viewed law not as a rigid set of rules but as a dynamic instrument for achieving social harmony। यानी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में एक अच्छी सी बात यहाँ पे लिख दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा है, ये सामाजिक न्याय शास्त्र की सामाजिक विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो लॉ को एज अ रिजिड सेट ऑफ रूल्स नहीं देखते, जैसे कि ऑस्टिन ने देख लिया, बेंथम ने देख लिया, मतलब पूरे एनालिटिकल स्कूल ने देख लिया ना, कमांड ऑफ सोवरेन बैक बाय सेक्शन, बल्कि इसको एक गतिशील इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखते हैं, डायनामिक इंस्ट्रूमेंट। और वो क्या अचीव करता है? सोशल हार्मनी अचीव करता है। सो ही डिफाइन द लीगल ऑर्डर बाय एम्फेसाइजिंग इट्स अल्टीमेट पर्पस। तो इन्होंने लीगल ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने जब इसको डिफाइन किया तो इनका सारा का सारा एम्फेसाइज किस पे था? लीगल ऑर्डर के अल्टीमेट पर्पस पर, कि ये क्या करने के लिए अचीव हुआ है, लीगल ऑर्डर का अल्टीमेट पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका। सो ये कहते हैं इट मे वेल बी थॉट ऑफ अ टास्क, इट मे वेल बी थॉट ऑफ एज अ टास्क और एज अ ग्रेट सीरीज ऑफ टास्क ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, एज एन एलिमिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रिक्लूडिंग ऑफ वेस्ट so far as possible in the satisfaction of infinite human desires out of relatively finite store of material goods and existence, goods of existence। तो हमने ये पढ़ी 2-2.5-3 लाइनें जितनी भी हैं, इसमें बड़े बड़े भारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन मैं सरल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। ये कहते हैं कि लॉ का जो उद्देश्य है, लक्ष्य जो है लॉ का, वो कहता है कि जो समाज के विभिन्न हितों के बीच में संतुलन पैदा करना है। मतलब समाज के जितने भी हित हैं, जो भी सामाजिक हित हो सकते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस लाना है, स्ट्रगल को कम करना है, फ्रिक्शन को कम करना है, संघर्ष को कम करना है, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है ना समाज में, उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना है। मतलब उनका बेस्ट यूज करना है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का समाज में फ्रिक्शन कम करना है, और समाज के विभिन्न हितों के बीच में, मतलब उनके डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटीज के बीच में एक संतुलन पैदा करना है। लेकिन एक चीज को सुनिश्चित करना है, वो क्या है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हों, यानी कि ग्रेट नंबर ऑफ पीपल जो है, उनकी जो सबसे ज्यादा आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो इन्हीं रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करके। ऐसा इन्होंने कहा कि लॉ का अल्टीमेट पर्पस ये है। तो पॉन्ड का हॉलमार्क आइडिया क्या था? लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल का मतलब सामाजिक और इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा हिंदी में? अभियांत्रिकी। राइट, अभियांत्रिकी, सामाजिक अभियांत्रिकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए था। अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट विद इन द सोसाइटी। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है पॉन्ड वाली, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक कायदा है संतुलन पैदा करने का, किसके बीच में? सोसाइटी के जो कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, सोसाइटी के जो हित हैं, और उनमें जो आपस में संघर्ष पैदा होता है उन हितों के बीच में, उसके बीच में एक बैलेंस लेके आना है। और उस बैलेंस से क्या होगा? अपन अचीव करेंगे जस्टिस, न्याय, ठीक है, ऑर्डर, शासन, और प्रोग्रेस यानी कि विकास और तरक्की। तो अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट विद इन द सोसाइटी टू अचीव जस्टिस, ऑर्डर एंड प्रोग्रेस।
His writings often use terms like interest, desire, claims, and wants interchangeably, with interest serving as the most inclusive concept. तो जो भी डीन रोस्को पॉन्ड ने लिखा है, प्रोफेसर साहब ने जो लिखा है, उसमें आपको ये शब्द ज्यादा मिलेंगे, इंटरेस्ट, डिजायर, क्लेम, इनको इन्होंने काफी इस्तेमाल किया। और इंटरेस्ट जो है इनका सबसे इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देख लेते हैं इनकी मास्टर टेबल। पूरा नाम है रोस्को पाउंड, अमेरिकन लीगल स्कॉलर, डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो डीन वो उपाधि है, राइट, उससे कंफ्यूज मत होना। डीन थे, हार्वर्ड में डीन रहे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मेंशन करती है 27 अक्टूबर 1870, नेब्रास्का और कैम्ब्रिज में से रुखसती हुई, लिंकन में पैदा हुए, डाइड इन कैम्ब्रिज, टाइटल लीडिंग जूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, डीन ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल, रिफॉर्मर ऑफ अमेरिकन लीगल थॉट। कंट्रीब्यूशन क्या है इनके? थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने दी है, लॉ को एक टूल माना है, किसके लिए? संतुलन पैदा करने के लिए, कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सेंट्रल आइडिया क्या है? लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, समाज के जितने भी हित हैं उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना है, कम से कम संघर्ष के साथ। लीगेसी क्या है? फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इन अमेरिका, इन्फ्लुएंस मॉडर्न लीगल रियलिज्म एंड पॉलिसी ओरिएंटेड जूरिस्प्रूडेंस। और की वर्क्स इनके लास्ट में भी हम अपन देखेंगे, द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ बहुत फेमस है, एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री, लॉ एंड मॉरल, सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, एस्टैब्लिश लॉ एज अ डायनामिक, गोल ओरिएंटेड एंड सोशली रेस्पॉन्सिव। ये डीन रोस्को पाउंड ने किया। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाउंड, लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग। He described it as a process of balancing competing interests within the society to achieve harmony. ऊपर हमने पढ़ लिया है। Just as an engineer designs system to function efficiently with limited resources. जैसे एक इंजीनियर होता है ना, वो कोई भी सिस्टम बनाता है ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाता है, वैसे ही जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, ये कहते हैं द लीगल सिस्टम शुड मस्ट ऑप्टिमाइज सोसाइटल डिमांड्स टू अचीव जस्टिस एंड ऑर्डर। तो लीगल सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करनी चाहिए सोसाइटल डिमांड्स, क्या अचीव करने के लिए? जस्टिस एंड ऑर्डर। अब की फीचर्स क्या है सोशल इंजीनियरिंग की? हिज थ्योरी व्यूज लॉ एज अ डायनामिक टूल। लॉ को एक गतिशील उपकरण के तौर पर मानते थे, डायनामिक टूल। किस लिए? बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। भैया ये तो मंत्र है डीन रोस्को पाउंड का, दैट बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और जैसे ही बैलेंस आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम लिख लेना फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन, मैक्सिमाइजेशन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एंश्योरिंग द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन विद मिनिमल सेक्रीफाइस, कम से कम बलिदान के साथ ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि, राइट। अब बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट को देख लेते हैं। पाउंड बिलीव सोसाइटी इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। सोसाइटी में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है। इंडिविजुअल वांट फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, क्या क्या चाहते हैं? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। और स्टेट क्या चाहता है? स्टेट सीक्स ऑर्डर एंड अथॉरिटी। एंड सोसाइटी एज अ होल, यहाँ पे इंडिविजुअल की कंपैरिजन करा ना, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्यों है, कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं। स्टेट क्या चाहता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अथॉरिटी बनी रहे। एंड सोसाइटी एज अ होल डिमांड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। और सोसाइटी, पूरे समाज की जब बात होगी, पूरे भारत देश के लोगों की बात होगी, तो वो क्या चाहते हैं? स्थिरता और विकास, स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। तो लॉ का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैलेंस करना है इन कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच में। कौन से कंपीटिंग इंटरेस्ट? इंडिविजुअल को फ्रीडम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये थोड़ा ना वो कब्जा कर लेगा और फ्रीडम कर लेगा। फ्रीडम अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट फ्रीडम मिल सकती है, राइट। तो इन्हीं जो कंपीटिंग वांट्स हैं, कंपीटिंग डिमांड्स हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि स्टेट भी तो ऑर्डर एंड अथॉरिटी चाह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोसाइटी प्रोग्रेस चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो इनके बीच में एक बैलेंस बनाना लॉ का काम है, ऐसा डीन रोस्को पाउंड कह रहे हैं। सो दैट नन ओवरवेल्म्स द अदर। इन दिस वे लॉ एक्ट एज हार्मोनाइजिंग फोर्स। और इस तरीके से लॉ किस तरीके से काम करता है? हार्मोनाइजिंग फोर्स के तौर पर एंश्योर करता है फेयरनेस को और प्रिवेंट करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, संसाधनों का उचित उपयोग, राइट। ह्यूमन डिजायर्स आर इनफाइनाइट, अनिश्चित है, अनंत है, अंतहीन है मनुष्य की इच्छाएं। बट रिसोर्सेज आर लिमिट, लेकिन संसाधन क्या है? लिमिटेड है, कम है। Pound compared law to engineering. Just as an engineer designs system to minimize waste and maximize efficiency, law must allocate scarce resource wisely. तो ये कहते हैं जैसे कि इंजीनियर बनाता है, मिनिमाइज करता है सिस्टम को, कि सिस्टम मिनिमाइज वेस्ट हो, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी हो, मतलब कम से कम में ज्यादा आउटपुट आए। तो लोगों को भी रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट करने चाहिए
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। बाय रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, रेगुलेटिंग मतलब कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, लॉ इंश्योर करता है रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली टू सेटिस्फाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद द least sacrifice। तो लॉ की टोटल सोशल इंजीनियरिंग क्या है डिन रोस्को पाउंड के हिसाब से? एक तो वो बैलेंस करेगा कंपीटिंग इंटरेस्ट सोसाइटी के, किसके साथ बैलेंस करने हैं? स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में। दूसरा काम क्या है उसका कि जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के, उनका मैक्सिमम रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करी जाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए और संसाधन हमारे जो है वो बर्बाद ना हो, राइट। उसके बाद ये कहते हैं डायनामिक एवं अडेप्टिव अप्रोच। डायनामिक मतलब गतिशील, अडेप्टिव मतलब जो आप अडेप्ट कर सके, अनुकूल हो आपके। फॉर पाउंड लॉ इज नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं है। इट मस्ट इवॉल्व विद द चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशंस, मतलब लॉ चेंज इटसेल्फ विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। A rigid legal system become obsolete and fails to meet society needs। रिजिड मतलब जिसको बदला ना जा सके, वो क्या होगा? धीरे धीरे ऑब्सलीट हो जाएगा। ऑब्सलीट मतलब आउट ऑफ फैशन, चलन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। होती है ना हमारी सोसाइटी, सोसाइटी क्या, हम भी जो चीज ऑब्सलीट हो जाए उसको छोड़ देते हैं। देयरफॉर लॉ मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल, लॉ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए न्यू रियलिटीज को, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड शिफ्टिंग मोरल वैल्यूज। दिस मेक्स लॉ ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट रेदर देन अ फ्रोजन कॉर्ड, राइट। अब इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो न्यू लेबर कोड्स हम लोगों को चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई, साइबर लॉ इस तरफ आ गया, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। शिफ्टिंग मोरल वैल्यूज एक अच्छा एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं इसके लिए? लिव इन रिलेशनशिप, राइट। तो इनके लिए कानून आ रहे हैं ना। सो दिस मेक्स लॉ एज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। अगर इनके लिए लॉ कोई अपडेट ना करे, अपने आप को कानून ना लेकर आए, तो ये तो अनएड्रेस रह जाएंगी चीजें। सो दिस, इसको सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं डिन रोस्को पाउंड। सो दिस मेक्स लॉ अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। इसी की वजह से लॉ एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो अपने आप को चेंज करता रहता है रेदर देन अ फ्रोजन कोड। आगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ लॉ मुझे याद आ जाती है इससे, जब हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट, तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ लॉ आती है। अपन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार है। लॉ इज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट इट अ मीन्स टू अचीव जस्टिस। लॉ अपने आप में अंत नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है किस चीज का? न्याय को प्राप्त करने का, अनुशासन, शासन को प्राप्त करने का, और वेलफेयर यानी कि चहुमुखी विकास का। इट्स ट्रू वैल्यू लाइज इन इट्स एबिलिटी टू शेप बिहेवियर। और इसकी ट्रू वैल्यू कहां लाई करती है कि इसकी एक एबिलिटी है, लॉ का एक गुण है कि ये शेप करता है बिहेवियर को, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है। और पाउंड ने इसी चीज को इंसिस्ट किया है दैट लॉ शुड बी जज बाय इट्स प्रैक्टिकल आउटकम्स। लॉ को आप जज करें उसके आउटकम से, उसके परिणामों से। वेदर इट रिड्यूस फ्रिक्शंस, क्या ये संघर्ष को कम करता है, वेस्ट को बचाता है, कंट्रीब्यूट टू सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है या नहीं देता है, रेदर देन बाय एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज अलोन, बजाय कि ये थ्योरी में रहे, पढ़ा रहे, थ्योरी के तौर पे हम इसको देखें, बजाय हमें ऐसे देखना चाहिए क्या ये संघर्ष कम करता है, लोगों को सेटिस्फाई करता है, सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, वेस्ट को मिनिमम करता है, राइट। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए, वर्गीकरण, हितों का वर्गीकरण कहेंगे इसको। टू मेक लीगल एनालिसिस सिस्टमैटिक, पाउंड क्लासिफाइड इंटरेस्ट इनटू 3 ग्रुप्स। तो इसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए, मतलब क्रमबद्ध तरीके से लाने के लिए पाउंड ने क्या किया? क्लासिफाई किया इंटरेस्ट को 3 ग्रुप्स में। पहला प्राइवेट इंटरेस्ट, जिसमें इंडिविजुअल क्लेम करते हैं प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी, फैमिली। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज द क्लेम ऑफ द स्टेट एज अ गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, राइट। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज भी क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो स्टेट वर्सेस चलते हैं, क्योंकि क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, राइट, ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। क्राइम इज नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, राइट। और जो करने वाला है वो ये कहते हैं कि क्राइम जो होता है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। सो तीसरा है सोशल इंटरेस्ट, में बीएनएस की तरफ चला गया था, सॉरी। कलेक्टिव क्लेम है इसमें सोशल इंटरेस्ट में, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, मोरालिटी एंड प्रोग्रेस। तो 3 क्या हुए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट में? पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा सोशल। दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ रैशनल फ्रेमवर्क फॉर कोर्ट्स एंड लॉ मेकर्स टू बैलेंस कंपीटिंग डिमांड्स। तो इन्हीं को आधार बना के जो हमारे कोर्ट्स हैं या लॉ मेकर्स हैं उस हिसाब से कानून की रचना करते हैं। गोल ओरिएंटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए। अल्टीमेटली पाउंड सॉ लॉ एज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स फॉर सिविलाइजेशन। ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं है, मतलब कुछ बनाती है। इट गोल इज नॉट मियरली टू सेटल डिस्प्यूट, इसका केवल लक्ष्य ये नहीं है कि केवल झगड़े सुलझाना,
लेकिन प्रमोट भी करना है सोसाइटी की प्रोग्रेस को, सोसाइटी की हार्मनी को, सोसाइटी के वेलफेयर को। एंड बाय रिकंसाइलिंग इंटरेस्ट एंड गाइडिंग बिहेवियर, लॉ बिकम अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग। और इन्हीं कारणों से कि ये रिकंसाइल करता है इंटरेस्ट को, गाइडिंग बिहेवियर इसका, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का टूल बन जाता है। एंश्योर करता है सोसाइटी एडवांसेस while maintaining order and justice, order and justice, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, शांति को मेंटेन करते हुए सोसाइटी क्या करे, तरक्की करे। फीचर देख लीजिए, बैलेंसिंग कंपेटिंग इंटरेस्ट, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। ये टेबल्स इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको थ्योरी पढ़ने का वक्त ना मिले तो फटाफट टेबल से पढ़ लिया। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्स एफिशिएंटली, डायनामिक एंड एडेप्टिव होना चाहिए। लॉ मस्ट इवॉल्व विद सोसाइटल चेंजेस। Instrumentality of law, focus on outcomes, ability of legal system to shape societal behavior effectively. Classification of interest, classify interest into private, public and societal group, और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अल्टीमेट एम इन सोसाइटल प्रोग्रेस इन हार्मनी। आगे चलते हैं, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। प्राइवेट इंटरेस्ट, इंडिविजुअल क्लेम्स और डिजायर्स। इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फिजिकल मेंटल वेलबींग, फ्रीडम रेपुटेशन एंड प्राइवेसी। पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट आ जाएगा। फिजिकल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ विल, ऑनर एंड रेपुटेशन एंड प्राइवेसी राइट आ गया ना पूरा का पूरा। आर्टिकल 20 स्पेसिफिकली आ जाएगा। डोमेस्टिक रिलेशंस, राइट विद इन फैमिली स्ट्रक्चर, पेरेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, मैरिटल राइट्स, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें प्रॉपर्टी राइट आ जाएंगे, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी आ जाएगा। राइट, ये वर्गीकरण को और आगे हमने क्लासिफाई किया। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, रिप्रेजेंट क्लेम्स ऑफ स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी एंड गार्जियन ऑफ सोसाइटल वेलफेयर। इसमें क्या क्या आता है, स्टेट को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है, प्रोटेक्शन देता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्टर मान सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करता है पब्लिक ट्रस्ट का। स्टेट एज अ गार्जियन ऑफ सोसाइटल इंटरेस्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, उसके बाद रेगुलेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट मुझे यहाँ पर याद आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि स्टेट जो है ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, स्टेट इनका ट्रस्टी है। कमलनाथ वाला केस आता है इसमें बड़ा फेमस, करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल करना पब्लिक, आर्टिकल 16 आ गया इसमें आपका। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आ गए। सुपरविजन ऑफ चैरिटेबल एंडोवमेंट्स, इनका भी सुपरविजन करना है। केस भी तो आया था, सॉरी एक लॉ आया था ना, कितना आप वो ले सकते हैं विदेशों से, जब वो ग्रेटा थनबर्ग और वो किसान आंदोलन चल रहा था, कितना आप डोनेशन ले सकते हैं, काफी चीजें हुई हैं। अब सोसाइटल इंटरेस्ट पे आ जाइए, एनकम्पासेस द ब्रॉडर क्लेम्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल। These are generalized interests that aim to ensure social stability and progress. मतलब generalized interest है, ना तो dedicated directly to state और individual, मतलब society as a whole ensure करते हैं social stability and progress. General security में public safety, public health, order and peace. Security of social institution, family structures, religious, political and economic institution. Family में आप क्या आ जाएंगे, ये क्या कहते हैं, जो family courts वगैरह होते हैं। राइट, रिलीजियस में उसमें ट्रस्ट आ जाएंगे, बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का स्टेट ट्रस्टी होता है। जनरल मोरालिटी, रेगुलेशन ऑफ वाइसेस सच एज गैम्बलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, ये भी आ गया। सोशल प्रोग्रेस, एनकरेजमेंट ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्री ट्रेड, और प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। डीपीएसपी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसकी वो देख लेते हैं टेबल, कैटेगरी, सब टाइप, एग्जांपल। प्राइवेट इंटरेस्ट की कैटेगरी में सब टाइप आ गया, पर्सनैलिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ विल, ऑनर, प्राइवेसी, डोमेस्टिक रिलेशंस, पेरेंटल राइट्स, मैरिटल राइट्स, सब्सटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आएगा, स्टेट को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना, प्रोटेक्शन करेगा पब्लिक प्रॉपर्टी की, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ट्रस्ट के, गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट मानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को गार्ड करेगा, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेगा, सुपरविजन ऑफ एंडोमेंट। जनरल सिक्योरिटी सोशल इंटरेस्ट में आते हैं, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ एंड ऑर्डर। राइट, अब आगे चलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जनरल मोरालिटी, रेगुलेशन ऑफ वाइसेस जैसे गैम्बलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, और सोशल प्रोग्रेस, फ्री स्पीच, फ्री ट्रेड, साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। अब देख लेते हैं पॉन्ड के जूरल पोस्टुलेट्स, यानी कि पोस्टुलेट सिद्धांत, ठीक है, पॉन्ड के न्यायिक सिद्धांत हम इसको कहेंगे, न्यायिक सिद्धांत। सो Pound introduced concept of jural postulate to articulate the fundamental assumption upon which society's legal system operate. These postulates are not fixed rules, कोई fixed rules नहीं है, लेकिन ideal standards हैं जो reflect करते हैं expectation of individual society में, civilized society में
इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन है उनको आइडियलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड है वो कुछ। पाउंड ने 5 यूरल पोस्टुलेट दिए हैं। JP1 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एग्रेशन। इंडिविजुअल मस्ट अज्यूम दैट अदर विल नॉट इंटेंशनली हार्म देम और कमिट एक्ट्स ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट देयर पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब इंडिविजुअल को मानना चाहिए कि जो अब वो वाली तो है नहीं सभ्यता, हम वो वाली सभ्यता नहीं है या उस वाले समाज में नहीं है कि अचानक से रात को आक्रमण हो गया, लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी लूट ली, आपको मार दिया। तो इंडिविजुअल को ये मान के चलना चाहिए जो अदर्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो जानबूझकर आपकी प्रॉपर्टी को वो नहीं करेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे उसके खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं दिखाएंगे। दिस पोस्टुलेट अंडरपिन्स लॉ दैट प्रोटेक्ट फिजिकल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम असॉल्ट। ऐसे लॉ के अंडरपिन करता है जो फिजिकल सिक्योरिटी देता है, असॉल्ट मारपीट से प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम थेफ्ट और वेंडलिज्म। ठीक है, BNS में चले जाओ। कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल आर एंटाइटल्ड टू कंट्रोल फॉर देयर ओन बेनिफिट what they have lawfully acquired through labor discovery or existing economic social systems। मतलब आपका कंट्रोल होना चाहिए, इंडिविजुअल का कंट्रोल होना चाहिए उनके अपने बेनिफिट के लिए जो उन्होंने लॉफुली एक्वायर किया अपनी मेहनत से, खोज से। ठीक है, और जो उनका इकोनॉमिक सोशल सिस्टम में रहते हुए जो उन्होंने गेन किया है लॉफुली, वैलिडली, राइट। दिस पोस्टुलेट फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी लॉज। और ये जो सिद्धांत है कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, ये आधार बना किसका? प्रॉपर्टी लॉज का, IPR का और इनहेरिटेंस लॉज, जो उत्तराधिकार विधि है, उत्तराधिकार कानून है ना, उन सब का। गुड फेथ इन ट्रांजेक्शंस, मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड एक्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी से उनको एक्ट करना चाहिए। अपहोल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस इन देयर डीलिंग्स, अपने डीलिंग्स में रीजनेबल वर्ड यूज किया गया है, रीजनेबल उनकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और ये पोस्टुलेट बताता है गवर्न लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फ्रॉड प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन, राइट। चौथा पोस्टुलेट है ड्यूटी ऑफ केयर, इंडिविजुअल एंगेजिंग इन एक्शंस that may affect other must exercise reasonable care to prevent harm। ठीक है, they must exercise reasonable care। ठीक है, ये टॉर्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल आ गया नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पढ़ा होगा आपने टॉर्ट लॉ में, हाँ लिखा है यहाँ पे। कंटेनमेंट ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज, those who maintain potentially harmful activity object of substance must ensure that they do not harm others आउटसाइड देयर प्रॉपर बाउंड ऑफ यूज। मतलब अगर आप कुछ इस तरह का हैजार्डस काम करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी स्वतः बन जाती है कि दूसरों को उससे नुकसान ना पहुंचे। भोपाल गैस कांड मुझे इससे याद आ जाता है। दिस पोस्टुलेट सपोर्ट रेगुलेशन ऑन द हैजार्डस इंडस्ट्री, एनवायरमेंट लॉज एंड लायबिलिटी फॉर डेंजरस गुड्स एंड प्रैक्टिसेस, राइट गाइस। तो एक बार देख लेते हैं इनकी मास्टर टेबल। पोस्टुलेट का नाम है फ्रीडम फ्रॉम एग्रेशन, JP1, इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटेंशनल हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। इसमें कौन से लॉ आ जाएंगे? असॉल्ट लॉ, थेफ्ट लॉ, वेंडलिज्म लॉज। कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉफुली एक्वायर जो उन्होंने किया उसके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। इसमें कौन से लॉज आ गए? प्रॉपर्टी लॉ, इनहेरिटेंस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए डीलिंग में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फ्रॉड प्रिवेंशन, रेस्टिट्यूशन। चौथा हुआ ड्यूटी ऑफ केयर, इंडिविजुअल मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स थ्रू देयर एक्शंस, अपने एक्शन से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। टॉर्ट लॉ पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कंटेनमेंट ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज, जो हार्मफुल हैजार्डस सब्सटेंस से डील करते हैं उनको इंश्योर करना चाहिए दूसरे उससे परेशान ना हो। इसमें एनवायरमेंटल लॉ आ गया, रेगुलेशन ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रीज, लायबिलिटी फॉर डेंजरस गुड्स। अब डीन रोस्को पाउंड के मेजर वर्क्स थ्योरीज क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, UGC वाले पूछ लेते हैं कई बार, जुडिशरी में भी मैंने देखा है। तो पहली इनकी पुस्तक जो किताब थी द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ 1921, हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ कॉमन लॉ का ऐतिहासिक विश्लेषण है। कॉमन लॉ ट्रेडिशंस का एम्फेसिस करता है कंटिन्यूटी एंड एडेप्शन पे। एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ 1922, फाउंडेशनल टेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, एक्सप्लेन करती है लॉ को सोशल इंजीनियरिंग की तरह। इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री 1923 अगेन, ट्रेसेस इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम, हाइलाइट्स लॉज रेस्पॉन्सिवनेस टू सोसाइटल नीड। इतना टाइम था इनके पास, लिख रहे थे लगातार। लॉ एंड मॉरल्स 1924, एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स और लॉ की रिलेशनशिप को एग्जामिन करती है। आर्ग्यू कहती है लॉ मस्ट रिफ्लेक्ट मोरल वैल्यूज, लॉ को मोरल वैल्यूज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये तो ऑस्टिन के बिल्कुल खिलाफ है। द फॉर्मेटिव ईरा ऑफ अमेरिकन लॉ 1938 में इन्होंने लिखे स्टडीज अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन लीगल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, कंटेम्परेरी ज्यूरिस्टिक थ्योरी 1940, सर्वे मॉडर्न लीगल थ्योरी, सिचुएट सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस विद इन द ब्रॉडर डिबेट्स। वैसे मैंने नोट्स बना ही दिए हैं लेकिन आपको मतलब केवल इसके नाम से होना चाहिए और कौन से ईयर में। सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ 1942, ये एक्सप्लेन करती है लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट? सोशल ऑर्डर का और रेगुलेशन का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, द टास्क ऑफ लॉ 1944, आउटलाइंस लॉज रूल इन सिविलाइजेशन,
स्ट्रेस लॉस, कंस्ट्रक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड फंक्शन और थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग तो हमने पढ़ ली। ये इनका कोर आइडिया था जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है लो एज अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट टू अचीव हार्मनी इन प्रोग्रेस। ठीक है, ड्यूरल पोस्टुलेट्स। राइट गाइस, आगे चलते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में अपना। और logicalstudies.com पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। टीएलएस यूजीसी नेटप्रो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूजीसी के लिए, और व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।